देखा भी होगा। हाँ सर। चेक देखा है? हाँ सर। हाँ, अगर चेक आपके घर में हो तो 2 मिनट का मैं यहाँ पे आपको टाइम दे देता हूँ। उस चेक को अपने पास लेके बैठिए। आज के दिन के बाद चेक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन ना आप छोड़ के जाएंगे, और ना भविष्य में जब भी आप चेक के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपसे गलती होगी। 2 मिनट में अगर पापा के पास हो, मम्मी के पास हो, ड्रॉर में हो, तो उस चेक को आप ले आए। तब तक मैं 1-2 और बच्चों से बात कर लेता हूँ प्लीज, है ना। चेक के साथ पढ़ें, बहुत ज्यादा अच्छा ये लेक्चर आपको लगेगा। तब तक मैं चलता हूँ। एक और, हाँ, दादर वाला कोई है क्या? दादर, रेणुका सुनार। रेणुका, आवाज आ रही मेरी? हेलो। रेणुका, आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या एम है, क्या बनना है आपको? बैंकिंग, वही बैंकर ही बनना है सर। कौन सा, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक? नहीं नहीं, ये अपना कौन क्या बोलते हैं? ये अपना कौन सा है? आपने एस्टैब्लिश किया है किसी बैंक को? ये क्या अपना सर? बैंक कौन सा है? ये नहीं अपना सर, बैंक ये कौन सा है? सॉरी सॉरी, अपना नॉर्मल इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब बैंक में चलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, वेरी गुड। बैंक हाँ। ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में जाना है ना? यस सर। ओके, गुड। थैंक यू सर। दादर में ट्रेन चल रही है कि बंद हो गई है ट्रेन? नहीं, ट्रेन अलाउड चल नहीं है रही हम है? लोग। अलाउड नहीं है? हाँ, नहीं। ओके, ठीक है। चेक लाया किसी ने? आप लोग में से किसी ने चेक यस लाया? सर। यस सर। हाँ सर। गुड गुड गुड। हाँ सर। अभी शांत रहो, और जितना मैं कहता हूं उतना देखते जाओ। बाद में पूछने का क्या हुआ सर, नहीं हुआ। अभी शांत रहने का। आज का तारीख कौन सा है? 21 27 जुलाई। 21 सर। ठीक है, आपके चेक के बॉटम में देखिए, क्या इतने ही डिजिट हैं? 6 फॉलोड बाय 9 फॉलोड बाय 6 एंड फॉलोड बाय 2, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। पहले 6 है, बाद में 9 है, फिर 6 है, ऐसा है क्या? ऊपर में IFSC कोड होगा, लिखा रहेगा ICIC 0004769। कितने हो गए? 4 3 7 11, 11 अल्फान्यूमेरिक है IFSC। यस सर। देखिए, पहले चेक के फीचर को ध्यान से समझिए। आपके सबसे टॉप में ब्रांच कोड और IFSC कोड लिखा रहता है। ब्रांच का नाम लिखा रहेगा, IFSC कोड लिखा रहेगा। दिस IFSC कोड, जिसकी बात हम बाद में फाइनेंशियल कोड में करेंगे कि IFSC MICR वगैरह कोड किस पूरे नाम के लिए होते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लेकिन अभी आप जाने कि IFSC स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। लिखने की जरूरत नहीं है जब तक मैं बोलूं नहीं, ध्यान से सुनते रहें। IFSC हमेशा और हमेशा 11 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट का ही होगा। किसी भी बैंक का हो, SBI का हो, HDFC बैंक का हो, किसी भी बैंक का होगा। IFSC इंडियन है ना कोड, क्योंकि इंडिया में किसी बैंक से किसी दूसरे बैंक में आप पैसा भेजेंगे। दिस कोड इज ओनली यूजफुल व्हाइल ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आप अगर HDFC से बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा भेजना चाहते हैं तो ही IFSC कोड की जरूरत आपको होगी। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में ही पैसा जा रहा है,
IFSC कोड इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इंडिया के अंदर हमें पैसा भेजना है, इस कारण से I स्टैंड नॉट फॉर इंटरनेशनल, I स्टैंड फॉर इंडियन होगा। F क्योंकि हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, इस कारण से F फिनेंशियल होगा। क्योंकि हम सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे लैपटॉप के थ्रू करें, मोबाइल के थ्रू करें, सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, इस कारण से इस IFS में F स्टैंड फॉर सिस्टम होगा एंड C स्टैंड फॉर, ये IFSC एक कोड है, इस कारण से C कोड के रूप में हम जानते हैं। तो फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो आपकी आंसर ऑप्शन उसको खोजेगी जिसमें लिखा हो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 अल्फा न्यूमेरिक। नीचे में सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो 6 डिजिट, ओनली डिजिट, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नहीं देखने को आपको मिलेंगे, जो बॉटम में मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट आपका होता है, दिस इज कॉल्ड चेक नंबर। जब आप चेक ड्रॉप करते हैं तो खोजते हैं कि हम चेक नंबर कहां से लिखें, तो दिस इज नॉट चेक नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट चेक नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट चेक नंबर। मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट नंबर इज कॉल्ड चेक नंबर। हमेशा ये 6 डिजिट का ही होगा। अगर आपके चेक का नंबर 1 है तो उसके पहले 500050 लगा हुआ होगा। ये जो सेकंड लेफ्ट हैंड साइड का नंबर 9 डिजिट का आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड MICR, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड फॉर योर एग्जामिनेशन। MICR, माइकल कोड क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ MICR कोड इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस कोड की यूजेस कहाँ आती हैं, ये हम बाद की क्लास में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम MICR के फुल फॉर्म को जान लें कि MICR मैग्नेटिक है, इंक है, कैरेक्टर है और रिकॉग्निशन है। इस MICR में आज की क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इस MICR में हम 9 डिजिट को 3 टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं, फर्स्ट 3, मिडिल 3 एंड लास्ट 3। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर SBI क्लर्क एंड IBPS PO। क्या है? तो फर्स्ट 3 डिजिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिटी कोड, मिडिल इज बैंक कोड एंड लास्ट इज ब्रांच कोड। जैसे दादर का पिन कोड क्या है? 400076, ऐसा कुछ है ना? क्या है दादर पिन कोड क्या है? अच्छा, किसके पास चेक है अभी वो बताओ, चेक किसके पास है? मेरे पास है सर। चेक आप लोगों में से है किसी के हाथ में? हाँ सर है कहाँ के हो तुम? सर, घाटकोपर। घाटकोपर 400076 या 72 लिखा हुआ है, आपका पिन कोड है 400072 या 76, ऐसा कुछ है ना? सर घाटकोपर का 75 है, पर यहाँ पे 7 हाँ लिखा है 75 है। आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिजिट कोड 00 लिखा हुआ है। हाँ सर है। डिजिट ब्रांच कोड होता है। इस 3 कोड में अभी तक कोई दिक्कत कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है, कितने डिजिट का है, चेक नंबर कितने डिजिट के होते हैं और माइकल कोड कितने डिजिट के होते हैं, या माइकल कोड के जो 9 है उसका जो बाइफर्केशन है कि फर्स्ट 3 pertains to city code, middle 3 is related to bank code and last 3 related to branch code of the bank। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को? अरे बोलो जनता। नो सर। नो सर। नो सर। तो माइक को खोलने का, फिर बोलने का कि सर दिक्कत है तो पूछने का। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मा की लकीर, ऐसा नहीं। हो सकता है कुछ चेंजेज आया हो तो आपको नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछने का कि सर ये नहीं समझ में आया, एक बार और बताओ। डोंट गेट हेजिटेट, है ना? पैसा दिया है पढ़ने के लिए तो अच्छी तरीके से पढ़ने का। ये जो राइट हैंड साइड से लास्ट जो सेकेंड लास्ट डिजिट होता है, दिस इज कॉल्ड SAN नंबर, SAN। इस SAN का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट अकाउंट नंबर। और ये जो लास्ट में आपको 2 डिजिट दिख रहा है, ये अगर सेविंग बैंक के हैं तो 31 लिखा हुआ होगा, ये अगर करंट अकाउंट के हैं तो 29 लिखा होगा, या 11 या 10 लिखा होगा। 31 किसी के अकाउंट में लिखा हुआ है 31? यस सर। यस सर। अगर 31 लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो जो चेक है वो सेविंग अकाउंट के चेक है। अगर 29 लिखा होगा इसका मतलब वो जो चेक है, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट को देख के ये चेक हम और आप कहते हैं, बट एज ए बैंकर आपको ये जो चेक है इसे हम जिस नाम से जानते हैं, दिस कॉल्ड
इंस्ट्रूमेंट, और वो भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट? दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। इसके साथ अगर आप कोई छेड़खानी करेंगे तो ऐसी प्रावधान है कि बैंक में कुछ दिन आपको खिचड़ी खाना पड़ सकता है। कब खाना पड़ेगा इसकी बात मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो लास्ट जो 2 डिजिट होता है ये इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर कहने का मतलब कि अगर सेविंग है तो अलग कोड, करंट है तो अलग कोड, सीसी है तो अलग कोड, है ना, या फिर कोई और टाइप के अकाउंट है, एचयूएफ अकाउंट है तो अलग कोड है। तो अकाउंट के वैरायटी के आधार पर वो कोड क्या होते हैं? तो चेक पे छपे हुए होते हैं। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कोड जिसकी जानकारी मैंने अभी तक आपको दी है। फटाफट 2 मिनट के अंदर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर नहीं है तो इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा है इन चीजों को अपने नोट पैड पे पेन डाउन करें 1 मिनट के अंदर। सर तब के लिए किसी के पास कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछिए भी। हाँ बोलिए सर। ये 31 और 29 का एक बार फिर से बताइए ना, क्या बताया आपने? पहले ये जो तस्वीर हमने बनाया है, ठीक है, हाँ। ये जो बुर्ज खलीफा हमने अपने बोर्ड पे बनाया है इसको फटाफट बनाओ फिर बताता हूँ। बनाने के बाद बोलने का आगे सर डन। IFSC ऊपर में 11 अल्फान्यूमेरिक के हैं। पहले आप बना लो फिर मैं लिखाता हूं, फटाफट बनाओ। डन। हाँ सर हो गया, अब बताइए उसका। अरे इतने देर में तुम्हें कितना फिगर बना दिया होता। हेलो चलो सर। पूछो क्या क्वेश्चन सर पूछा। MICR के ऊपर क्या लिखा है? मतलब वो 3 बॉक्स में क्या लिखा है बताओ। चलो सब पहले फोटो बनाया तुमने, क्या लिखा है वो छोड़ो, फोटो बनाया। हाँ सर। हाँ चलो अभी 1 बाय 1 करके मैं पहले लिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछने का। सबसे ऊपर में जहाँ पे आपने IFSC कोड लिखा है वहां पे फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। वहां पर लिखिए फटाफट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और सामने में ब्रैकेट लिखिए 11 अल्फान्यूमेरिक कोड। IFSC का फुल फॉर्म पेन डाउन कीजिए। इंडियन है, फाइनेंशियल है, सिस्टम है, सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है। मैंने पहले ही बताया कंप्यूटर के थ्रू हम करते हैं, लैपटॉप को थ्रू हम करते हैं, हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, इसका आंसर वो सिस्टम ही होगा, और यहीं पे जाके कंफ्यूजन हो जाता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ब्रैकेट में लिखें 11 अल्फान्यूमेरिक। जहां पे आपने लास्ट में 6 डिजिट लिखा है वहां पे लिखे चेक नंबर, सबसे मोस्ट बॉटम लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट चेक नंबर। उसके बाद लिखें जो 9 डिजिट है वहां पे उस 9 डिजिट के सामने जो आपने MICR कोड लिखा है, MICR का फुल फॉर्म पहले लिखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, RECOGNICION, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और
उसको आप क्या करें, तो एक बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट में लिखें सिटी कोड, 9 डिजिट है ना, उस 9 डिजिट को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। यहाँ पे लिखिए 3, फिर बीच में लिखिए 3, फिर लास्ट में लिखिए 3, और फर्स्ट 3 में लिखिए सिटी कोड, बीच वाले 3 में लिखिए बैंक कोड, और लास्ट वाले 3 में लिखिए ब्रांच कोड। पहले वो बताएगा कौन से बैंक का है, फिर उसमें से कौन सी सिटी है और उस सिटी की कौन सी ब्रांच है। लेकिन फर्स्ट 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला जो 3 है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला 3 किसी भी कंडीशन में बैंक को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इस चीज को गांठ बांध के चलें कि फर्स्ट 3 ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके सिटी कोड के फर्स्ट 3 पिन कोड को ही रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद बैंक, उसके बाद ब्रांच। तो 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, सिटी कोड, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। हेलो सर। बोलिए। सर MICR का फुल फॉर्म एक बार फिर से बताइए ना। मैग्नेटिक लिखा क्या? मैग्नेटिक इंक हाँ सर। कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फर्स्ट 3 सिटी कोड, देन बैंक कोड, देन ब्रांच कोड। उसके बाद जो 6 डिजिट है वहां पे लिखे हैं SAN नंबर, SAN, और SAN का फुल फॉर्म लिखे हैं शॉर्ट अकाउंट नंबर। SAN का फुल फॉर्म लिखे हैं शॉर्ट अकाउंट नंबर। और लास्ट सर फिर से बोलिए ना, उसका क्या बोला आपने? शॉर्ट, शॉर्ट छोटा, शॉर्ट, उसके बाद अकाउंट नंबर, छोटा खाता, छोटा खाता भाग्य विधाता। ठीक है। और लास्ट में जो 2 है, 2 डिजिट दिख रहा है, वहां पे लिखिए इंस्ट्रूमेंट कोड, इंस्ट्रूमेंट कोड, और ब्रैकेट में लिखिए एज पर टाइप ऑफ अकाउंट, एज पर टाइप ऑफ अकाउंट। करंट अकाउंट होगा तो अलग, सेविंग होगा तो अलग, HUF होगा तो अलग, NRE होगा तो अलग, NRO होगा तो अलग, CC होगा तो अलग, एज पर टाइप ऑफ अकाउंट। इंस्ट्रूमेंट कोड, डन यहां तक? सर यस सर सर। जो इंस्ट्रूमेंट कोड है, अगर उस पे 10 दिया है तो फिर वो कौन से अकाउंट होगा? क्या 10 दिया हुआ है ना? हाँ सर। हाँ 10 दिया हुआ है। देखो बहुत सारे बैंक में क्या होता है कि 10 को भी वो सेविंग अकाउंट के रूप में मांग के चलते हैं, है ना। तो वेरी करता है अलग अलग बैंकों के टाइप के ऊपर। ओके सर। 10, 11, 10 भी सेविंग अकाउंट का ही है ना। बहुत सारे बैंक में 31 सेविंग अकाउंट का होता है। तो ये वेरी करता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सेविंग अकाउंट के लिए कौन सा कोड है, 31 है या 29, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ ये पूछा जाता है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ चेक रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कोड, IFSC, MICR, चेक नंबर और क्या है। तो उस कंडीशन में यू हैव टू टिक मार्क ऑन इंस्ट्रूमेंट कोड ओनली। करेक्ट? सर थोड़ा साइड हटिए ना। इस कारण से बोला था चेक अपने हाथ में रखो। चेक किसी ने अगर लिया है तो बहुत अच्छी समझ में आएगा उसको। चलो आगे। यस सर। देखो आपके डेट के नीचे कुछ क्या लिखा हुआ है। किसी के पास अगर इंस्ट्रूमेंट होगा तो डेट के नीचे क्या लिखा हुआ है? फोर टाइम हुआ है। नहीं, डेट के नीचे क्या लिखा हुआ है? बैरर और फॉर 3 month ओनली और बेरर। हाँ वेरी गुड।
चाहे तो यहां पर लिखा रहेगा और बियरर, BEARER, और अगर बियरर नहीं लिखा होगा तो लिखा रहेगा और ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बैंक में जाइएगा और बैंक वालों को ही नहीं मालूम होता है कि आखिर ये है क्या, बियरर चेक है या ऑर्डर चेक है। इस कारण से आप लोग अगर बैंक में जाएंगे तो एटलीस्ट ये कंफर्मेशन आपके पास होगा कि आपके पास अगर कस्टमर खड़ा है इंस्ट्रूमेंट लेके तो आप उसके साथ क्या ट्रीटमेंट देंगे। अभी आप जाते हैं चेक लेके तो बैंक वाला क्या बोलता है, आईडी प्रूफ दिखाओ, बोलता है ना, या फिर बोलता है कि नहीं आपको तो मिलेगा नहीं, जो अकाउंट होल्डर है उनको भेजो, ऐसा बोलता है जनरली। बट ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या है वो आपको बताता हूं। आप जब बैंक में जाएंगे तो कस्टमर को तंग नहीं करेंगे। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है और बियरर, है ना, यही दो चीज लिखे होते हैं, चाहे तो बियरर लिखा होगा या ऑर्डर लिखा होगा, तो पहला जो टाइप होगा हमारा वो हमारा होगा बियरर चेक। क्या है तो बियरर चेक सुने क्या होता है। अगर ये बियरर चेक है और मैंने राम कुमार को ये चेक दे दिया है और राम कुमार की पत्नी सीता कुमारी जा रही है यहाँ पे पैसे लेने के लिए, तो सीता कुमारी को पैसे मिलेगा क्या? आपका दिल क्या कहता है? हाँ सर मिलेगा। मिलेगा सर, मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। हाँ सर। देखो आंसर तो दो ही होगा, चाहे तो मिलेगा चाहे तो नहीं मिलेगा। तो आधे लोग हैं घाटकोपर वाले बोलते हैं मिल जाएगा क्योंकि सीता मैम है उनकी, और मीरा रोड वाले बोलते हैं नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? सर मिलेगा। मिलेगा सर। मिलेगा सर। हाँ लेकिन सर बैंक वाले नहीं देते, ओनर को ही बोलते हैं कि आने के लिए, नहीं मिलता है। ओके, तो फिर क्या करने का? चेक के एक पीछे ना साइन उधर ही घोप देने का। चेक के पीछे साइन मांगते हैं, आगे भी और पीछे भी साइन होना चाहिए। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इस कारण से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो अगर यहाँ पर बियरर नहीं रहता और ऑर्डर रहता तो क्या भाई? नहीं देते थे सर। नहीं मिलेगा। नहीं देते। बैंक में डायरेक्ट ट्रांजैक्ट होता था। अच्छा ठीक है, अभी ध्यान से सुने। इंस्ट्रूमेंट बियरर है, राम कुमार का नाम लिखा हुआ है। देखिए राम कुमार का नाम लिखा है, सीता कुमारी जाके पैसे ले रही हैं, तो मिलेगा क्या? नाम राम कुमार का लिखा हुआ, पेटू राम कुमार, और राम कुमार साहब का तबीयत खराब है, सीता कुमारी जा रही है पैसे लेने के लिए, तो भी मिलेगा बियरर में? नहीं सर डबल टिक करेंगे ना ऊपर तो हो पाएगा ना अकाउंट। क्या हो गया बोलो? मिलेगा ना सर। सर डबल टिक बैरर रहेगा तो मिलेगा सर। अगर हम बियरर को कट कर देते तो फिर जिसका नाम है उसी को मिलता, बट अगर बियरर कट नहीं करते तो किसी को भी मिल सकता है। सर ऊपर करते ना दो एरो, अकाउंट ओनली, मतलब अकाउंट लिखते क्रॉस करते ना, क्रॉस ऊपर। चलो अब हम समझ लेते हैं कि आखिर कंसेप्ट क्या है। बियरर चेक अगर है और बिल्कुल कहीं कुछ भी किया हुआ नहीं है और राम कुमार साहब नहीं आए, राम कुमार की जगह उनका भाई लक्ष्मण कुमार आ गया एज पर RBI और एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। अगर ये बियरर चेक एक कुत्ते के गले में भी अटका दिया गया है और कुत्ता बैंक में आ गया है और बैंक वाले ने उसे पैसा दे दिया, तो बैंकर गलत नहीं है। हमें कोई आईडी प्रूफ नहीं लेना है, हमें कोई साइन नहीं लेना है। बियरर चेक का मतलब है whosoever is holding the instrument, he is the actual owner of the instrument. क्लियर? समझ में आया अभी? यस सर, समझ गए। हाँ, राम कुमार साहब का नाम लिखा हुआ है, राम कुमार साहब है ही नहीं, कोई भी लेके आया उसको पैसा दे दो, आपको बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। राम कुमार ये नहीं बोल सकता है कि साहब मैंने तो मेरा नाम लिखा था, आपने किसी तीसरे को कैसे दे दिया है ना? तो आप उसमें फॉल्ट नहीं होंगे। बियरर चेक आपके पास बैंकर बनने के बाद कभी भी काउंटर पे आएगा बिंदास पेमेंट करने का। लेकिन ये बियरर आपके काउंटर पे आने से पहले कट कर दिया गया है और ये कट आपको दिख रहा है, कट किया गया है और ये कट आपको दिख रहा है। तो दिस बियरर बिकम ऑर्डर, दिस बियरर बिकम ऑर्डर। और ऑर्डर किसका है? तो ऑर्डर जो है वो मेरा है और मैं क्या हूं? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि मैं क्या हूं।
मैं क्या हूँ? ड्रॉवर। ड्रॉवर। हाँ, चेक में 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये चेक अगर मेरा है तो मैं अपने ड्रॉ से निकाल रहा हूं और फिर दे रहा हूं किसी थर्ड पार्टी को, तो आई विल बी द ड्रॉअर। आज के बाद अकाउंट होल्डर आप नहीं कंसिडर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के बाद जो चेक पे साइन कर रहा है हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द अकाउंट, ही इज कॉल्ड ड्रॉअर। क्लियर? और राम कुमार, मैंने कुणाल सिंह ने राम कुमार को बोला कि साहब इसको 5,000 रुपया दे दो, तो राम कुमार यहाँ पे क्या है? तो राम कुमार इज कॉल्ड, राम कुमार क्या है यहाँ पे? पे। इस दो में कोई दिक्कत? नहीं सर। राम कुमार ने ऑर्डर दिया है, ये कट कर दिया, इसका मतलब द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉअर टू हुम, किसको ऑर्डर दिया? बैंक। ये मैंने ऑर्डर दिया है अपने बैंक को, और बैंक इज कॉल्ड, क्या लिखा है? ड्रॉवी। So there are 3 parties involved in negotiable instrument check. One is called drawer, second is called drawee, and third is called payee. So if the instrument is ordered, it means an order passed by drawer to drawee, please pay this 5,000 amount in the hand of Ram Kumar only. इस कंडीशन में राम कुमार साहब नहीं गए, अपने पत्नी को भेज दिए सीता कुमारी को, पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। आंसर इज नो सर। ठीक है, तो ऑर्डर और बियरर में कोई दिक्कत आपको? लिखने का नहीं, सबसे लिखाता हूं, डोंट वरी। समझ में आया? यस सर। ओके। थर्ड इज कॉल्ड ओपन चेक। जो थर्ड चेक हम पढ़ेंगे वो ओपन चेक हम पढ़ेंगे, लेकिन उस ओपन चेक पे जाने से पहले आपने जो ये ताजमहल का फोटो बनाया है, इसमें 3 किरदार को आप अंकित करें। ड्रॉअर कहाँ, ड्रॉई कहाँ और पेई कहाँ, उसको अंकित कीजिए, फिर आगे चलता हूं। डन? सर हो गया ऑर्डर क्या? और बियर अलग अलग चीज है ना? बिल्कुल। देखो क्या होते हैं, जनरली जो सेविंग अकाउंट के कस्टमर होते हैं उनके पास जो चेक आता है उसको हम बियरर लिख के देते हैं, क्योंकि वो जनरली अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर अपने फैमिली के पर्पस के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट होल्डर है उनके अगर चेक देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है ऑर्डर, क्योंकि जनरली जो उनका पेमेंट होता है वो किसी एम्प्लॉय को होता है, किसी वेंडर को होता है। इस कारण से करंट अकाउंट होल्डर के जो चेक होते हैं उसपे ऑर्डर लिखा हुआ होता है। या फिर ऐसा कहीं भी नहीं है कि सेविंग अकाउंट के होल्डर को हम ऑर्डर चेक नहीं देंगे, ऑर्डर चेक भी हो सकता है। इफ यू आर क्रॉसिंग द ऑर्डर, दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग द ऑर्डर इनटू बियरर, एंड इफ यू आर क्रॉसिंग द बियरर, इट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बियरर इनटू ऑर्डर। नहीं मतलब समझ में आया? फिर बताता हूं। अगर बियरर को आपने कट कर दिया है तो ये पैसा सीता कुमारी को मिलता क्या? नहीं। अगर बियरर को आपने कट कर दिया, कुछ भी नहीं किया आपने कट किया या फिर किसी और ने कट कर दिया, लेकिन बैंक पहुंचने के समय वो दिख रहा है कि बियरर पे क्रॉस लगा हुआ है और सीता कुमारी पैसे लेने चले गई, सीता कुमारी को पैसे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो कंफ्यूजन है आप लोगों में। सर अगर ऑर्डर को कट किया तो? ऑर्डर कट किया तो क्या हो जाएगा वो चेक, खुद बताओ आप। बैरर हो जाएगा। ऑर्डर कट किया तो बियरर हो जाएगा, बियरर कट किया तो ऑर्डर हो जाएगा। ओके सर। हेलो सर, वो चेक के प्रीफिक्स लिखा है और आगे नंबर है, वो क्या है फिर? हाँ, मैं चेक लेके ही बैठा हूँ तो प्रीफिक्स है और उसके आगे 0, 4, 3 ऐसे कुछ नंबर्स है। कहाँ पे? चेक पे। अरे किधर चेक पे प्रीफिक्स नंबर लिखा हुआ है? ऊपर में ना, टॉप में ना? नहीं, बीच में। बीच में? हाँ ठीक है, वो छोड़ दो, वो बताता हूँ क्या है प्रीफिक्स। उसमें लिमिट भी लिखा हुआ होगा ना, अप टू अमाउंट 10 लाख, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां पे।
हाँ वो लिखा है और उसके नीचे भी ठीक एक है, करंट ओके, अकाउंट लिखा ठीक है और है, उसके छोड़ो। नीचे प्रीफिक्स है। अरे मेरे भाई, अभी इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या? अभी चलो ना, अभी तो ठीक शुरुआत हुआ है, क्यों अभी ज्यादा उत्सुक हो गए हो? नहीं नहीं बात कुछ समझ नहीं में हुआ। आई क्या? यस सर। चलो थर्ड चेक पे हम चलते हैं। थर्ड चेक इज कॉल्ड ओपन चेक। ओपन चेक कैन बी ट्रीटेड एज बियरर और ऑर्डर। जहां पे आपने, अगर ओपन चेक है, इट मींस आपने कहीं भी क्रॉस कुछ भी नहीं किया है, चाहे तो बियरर है या फिर ऑर्डर है। तो ओपन चेक का ही दो बेटा है, और एक बेटे का नाम है बियरर और दूसरे बेटे का नाम है ऑर्डर। तो ओपन चेक का जो सेगमेंट है वो दो है, बियरर और ऑर्डर। लेकिन ओपन चेक का जो दूसरा भाई है उसका नाम है क्रॉस चेक। ये सेम चेक है, लेकिन यहां बैंक में पहुंचने से पहले कटिंग फटिंग हमने जो भी किया हो, यहां पे अकाउंट होल्डर ने क्या किया, डबल क्रॉस लगा दिया है लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, डबल क्रॉस लगा दिया। दिस चेक विल बी कंसिडर्ड एज क्रॉस चेक। The meaning of cross check: the instruction given by drawer to drawee, do not pay the 5,000 in the hand of the customer, but please transfer this 5,000 rupees in the account of Ram Kumar only. क्रॉस चेक का मतलब होता है कि अकाउंट पेएबल चेक होगा। अगर हमने क्रॉस कर दिया है और आप बैंक में चले गए, बोलेंगे कि मुझे 1,000 रुपए का ही मेरा चेक है, मुझे हाथ में ही 1,000 रुपया दे दीजिए, तो बैंक देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि क्रॉस चेक स्पष्ट कहता है, क्लियर उसका इंस्ट्रक्शन है कि क्रॉस चेक 1 रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, हैज टू बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन whose name is mentioned in आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर अब भी है। आवाज आ रही है? हेलो हाँ सर। ओके। हेलो Cross check means only and only account payable. The next type of check is a special crossing check. A special crossing check का क्या मतलब होता है कि ये दो पैरेलल लाइन तो रहेगा ही, और बीच में मैं क्या करता हूं, तो BOI लिख देता हूं, बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर राम कुमार साहब के दो अकाउंट है, एक SBI में भी है, एक BOI में भी है, और राम कुमार साहब ने SBI में उसको प्रेजेंट कर दिया, SBI उसे पास नहीं करेगी, क्योंकि ये स्पेशल क्रॉसिंग चेक है। और ये स्पेशल क्रॉसिंग चेक ये बोलता है कि आपके जिस बैंक का नाम कस्टमर आपके ड्रॉअर ने लिख के दिया है, वहीं पे आपके पैसे क्रेडिट होंगे। जनरली ऐसा जब ITR रिटर्न हम फाइल करते हैं उस कंडीशन में होता है, क्योंकि जब ITR वापस आता है चेक के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो स्पेशल क्रॉसिंग चेक होता है। उन्होंने जिस बैंक से पैसा पैन कार्ड के थ्रू TDS डिडक्ट किया है, वो उस बैंक का नाम उसको मेंशन करके देते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि नेम ऑफ द बैंक will be mentioned between the two parallel lines. इस पांच चेक में कोई दिक्कत है? बियरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, ओपन चेक क्या है, क्रॉस चेक क्या है, और स्पेशल क्रॉस चेक क्या है? सर इस पांच में से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे हम चलेंगे। सर ओपन के बारे में थोड़ा बताओ। पूछो पूछो पूछो। सर ओपन के बारे में थोड़ा बताओ। ओपन चेक। ओपन के बारे में बताओ। ओपन के बारे में कुछ है ही नहीं। ओपन चेक मीन्स इफ वी हैव नॉट क्रॉस द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड थ्रू द पैरेलल लाइन, that will be treated as open check, and this open check will be divided into two parts. One is called bearer, second is called order. जब तक आपने चेक के ऊपर पैरेलल लाइन नहीं लगाए हैं उस समय तक चेक ओपन है, चाहे तो वो बियरर के रूप में ट्रीट किया जाएगा या फिर ऑर्डर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अगर बियरर है कोई भी उसे लेके जाएगा तो पैसा मिलेगा, अगर ऑर्डर है तो सिर्फ उसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिसका नाम आपके इंस्ट्रूमेंट के आगे में दिख रहा है। अभी समझ में आया? ओपन चेक क्या होता है? जब तक हमने क्रॉस नहीं किया है, टिल द टाइम द चेक इज ओपन चेक। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर,
हम लोग ने इधर बीएरआर पे कट किया और उधर क्रॉस चेक किया, मतलब हम लोग ऑर्डर दे रहे कि डायरेक्ट आपने अगर क्रॉस कर दिया इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ना आप बीएलआर रहा ना ऑर्डर रहा। आपने क्या किया, आपने बीएलआर पे कट किया, क्या किया आपने? बीएरआर पे कट करके उधर डबल क्रॉस कर दिया है। तो डबल क्रॉस कर दिया। देखो डबल क्रॉस अगर कर दिया तो बीएलआर और ऑर्डर अपनी अस्तित्व खो देता है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस उस डबल क्रॉसिंग लाइन का रह जाएगा कि हम उसे क्रॉसिंग चेक के रूप में ट्रीट करेंगे और वो पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। अभी ऑर्डर बीएलआर में क्या था, हाथ में मिलता था ना। अगर ऑर्डर भी होता तो भी हाथ में मिलता राम कुमार साहब को, सिर्फ राम कुमार को ही मिलता। बीएलआर रहता तो सीता कुमारी को ही मिलता, लेकिन हाथ नहीं मिलता। लेकिन आपने क्रॉस कर दिया तो हाथ में तो मिलेगा ही नहीं, तो कहां मिलेगा? खाते में मिलेगा, अकाउंट में मिलेगा। समझा सर? समझा? सर ये बेरर चेक एंड ऑर्डर चेक का एक बार एक्सप्लेन करो ना। मुझे दिक्कत बताओ, कहां नहीं समझ में आ रहा है? सर इसमें मतलब ना बेरर एंड ऑर्डर में ये कंफ्यूजन है कि मतलब पैसा मिलेगा किसको, आपने जो बोला ना ऑर्डर चेक में जिसका नाम रहेगा उसको ही मिलेगा, एंड बेरर का नहीं समझा कि मतलब दूसरे को भी मिलेगा क्या? मैंने बीएलआर में एक जानवर का उदाहरण दिया था, हाथी का दिया था या शेर का दिया था? सर कुत्ते का दिया था। तो फिर बताओ, जब मैंने यहां तक का एग्जांपल दे दिया कि कुत्ता भी अगर उस चेक को लेके जा रहा है तो भी उसे पैसा मिलेगा, नाम उसका इस चेक के ऊपर अमिताभ बच्चन का नाम हो और आपके पास वो गिरा हुआ रोड पे आपको मिल जाए, आप भी लेके जाओगे तो मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से पूछो, 10 बार पूछो। मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो बहुत सारे जो पुराने बैंकर हैं जो अपने 40-50 साल की उम्र में बैठ गए काउंटर पे, फिर भी समझ में नहीं आता है। आप पूछिए मेरे से, दिक्कत होगा 10 बार समझाऊंगा, मैं 15 बार समझाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सर ने 2 बार समझा दिया, तीसरी बार सर से कैसे पूछे, ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछिए, आगे सिलेबस नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। पूछो। ये ऑर्डर चेक एंड क्रॉस चेक में डिफरेंस क्या है फिर? एक बार फिर से क्वेश्चन ऑर्डर पूछो। चेक एंड क्रॉस चेक में डिफरेंस क्या है? देखो, बीएलआर और ऑर्डर में पैसा हाथ में मिलता है। नो सर, हाँ ऑर्डर एंड क्रॉस में। अभी मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर और बीएलआर में पैसे हाथ में मिलते हैं मैडम। अंतर इतना ही होता था कि बीएलआर में कोई भी लेके जाता तो पैसे हाथ में मिलते, ऑर्डर में सिर्फ राम कुमार को ही पैसे हाथ में मिलते। लेकिन क्रॉस में हाथ में पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, अकाउंट में। किधर मिलेगा? अकाउंट में। ताजमहल जाके मिलेगा या फिर अकाउंट में मिलेगा? अकाउंट में। बस हो गया। तो ऑर्डर और क्रॉस में क्या अंतर है कि ऑर्डर में हाथ में मिलेंगे और क्रॉस में अकाउंट में मिलेंगे। सर ये क्रॉस और स्पेशल क्रॉस वाला एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा, अब थोड़ा सा रेल का जो ये इंजन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। देखो स्पेशल क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस और स्पेशल क्रॉस दोनों एक ही टाइप के चेक होते हैं। सिर्फ स्पेशल क्रॉस में क्या होता है कि दो जो पैरेलल लाइन आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, तो बैंक का नाम लिख देते हैं। तो मेरा अकाउंट अगर एक एसबीआई में है और एक बैंक ऑफ इंडिया में ही है, अगर हमने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ होता तो मैं इस चेक को दोनों में से किसी भी बैंक में लाके जमा कर सकता था, वो क्लियर हो जाता। लेकिन अगर बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो मुझे इंटेंशनली इस चेक को अपने बैंक ऑफ इंडिया वाले ब्रांच में जाके जमा करना पड़ेगा, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ब्रांच में जाके जमा करना पड़ेगा। ऊपर से चला गया या फिर गाड़ी में थोड़ा सा तेल है या ऊपर से जा रहा है? समझा सर समझा सर। सर अगर बैंक वालों ने पैसे नहीं दिए बेरर चेक पे, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आपकी नहीं आ रही। बैंक वालों क्या नहीं दिया? कॉफी नहीं दिया? बैंक वालों ने पैसे अगर नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं? एक ही ऑप्शन है, चाहे तो बैंक वाले गोली मार दो या खुद को गोली मार दो, और क्या कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई लीगल एक्शन नहीं है। मैडम थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज पूरी अच्छे तरीके से मेरे पास आ नहीं रही है। क्या बोला आपने?
सर क्या कर सकते हैं, कोई लीगल ऐसा रूल नहीं है कि उसके उसके अगेंस्ट मतलब कर सकते हैं उस पे कुछ? मैडम की आवाज किसी तक आ रही है तो मेरे से पूछे, जरा बोल हाँ रहा हूँ। सर, वो बोल रहे हैं कि इफ उन लोग ने पैसा नहीं दिया तो लीगल एक्शन ले सकते कि नहीं। लीगल एक्शन लेने के लिए हमारे पास आरबीआई ने एक कोर्ट बनाया है। जैसे आपको अगर अपने पड़ोसी से दुश्मनी होती है तो आप क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना, केस दर्ज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वहां पे नहीं मिला तो हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां भी नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वैसे ही कस्टमर और बैंक के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कोर्ट की स्थापना 1995 में की है, 1995 में की है, जो 2006 से आज के लिए फंक्शन हो चुका है, जिसका नाम है बैंकिंग अम्बोर्समेंट। यहाँ पे बिना किसी पेमेंट के ऑनलाइन आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। समझ में आया मैडम? यस सर। Yes, so banking ombudsman is a type of court which is established by Reserve Bank of India to facilitate customer and bank dispute, financial dispute. Okay? ओके सर। सर ये Yes. ओपन चेक एक बार रिपीट करो ना प्लीज। अब रुक जाओ, थोड़ा पानी पीने दो मुझे। इस ओपन चेक में पानी की आवाज आ रही है तो मुझे पहले थोड़ा पानी पीने दो। मैंने पहले आप ये बताया कि ओपन चेक और क्रॉस चेक में अंतर क्या है, फिर मैं ओपन चेक बताऊंगा। क्या सर? सॉरी। ओपन चेक और क्रॉस चेक में क्या अंतर है? कुछ अभी तक कुछ समझ में आया? जो भी समझ में आया वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्रॉस चेक में को इतना समझा कि मतलब जिसका नाम रहेगा ना उसका अकाउंट पे जमा होगा, मतलब अमाउंट कैश नहीं मिलेगा। ठीक है। और ओपन चेक में क्या होगा? ओपन चेक का आपने ऑर्डर एंड बेयर चेक का कुछ बताया, मतलब वो समझा नहीं मेरे को। आपने क्लास कब ज्वाइन किया? अभी? नो सर। नहीं कब? अभी अभी क्या क्लास कब ज्वाइन किया आपने? अभी ज्वाइन किया क्या रिसेंट में? नहीं सर, स्टार्टिंग से। शुरुआत से हो? ओके। अभी आप क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? मेरे को ओपन चेक का ही नहीं समझा, क्या मतलब आपने बताया। ओपन चेक में अगर 1000 का चेक है तो ओपन चेक में आपको हाथ में पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर क्रॉस चेक है तो आपके हाथ में पैसे न देते हुए बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। दिस इज द ओनली छोटा डिफरेंस बिटवीन ओपन चेक एंड क्रॉस चेक। वेयर अगर वो ओपन चेक डीलर है तो आप नहीं भी जाती हैं तो किसी को भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो अगर ओपन चेक ऑर्डर है तो आपको ही जाना पड़ेगा। ओके सर, समझा। नहीं समझा? मैं फिर से समझाता हूं। सर समझा। अगर ओपन चेक है तो ओपन चेक के कितने बेटे होते हैं? 2 ना? हाँ सर। कौन कौन से होते हैं? ऑर्डर एंड बेयरर। हाँ, तो दोनों में पैसे हाथ में मिलते हैं, इतनी ही बात है। ओपन चेक में हाथ में मिलते हैं, अंतर सिर्फ इतना होगा कि अगर वो ओपन बियरर है तो कोई भी ले सकता है हाथ में, लेकिन वो अगर ओपन ऑर्डर है तो सिर्फ वही ले सकता है जिसका नाम चेक से अंकित किया हुआ है। ओके, आज्ञा है आगे बढ़ने की आप लोगों की? यस सर। ओके चलो। चलिए, तो स्पेशल क्रॉस चेक समझ में आया, क्रॉस चेक समझ में आया, ड्रॉ ड्रॉई और पेज समझ में आया आप लोगों को? ड्रॉ ड्रॉई और पेज समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर। हाँ, अभी देखो, अभी क्या है, फोकस में आपने एडमिशन लिया आज के तारीख में, आज 21 जुलाई है, लेकिन आपके पापा ने क्या किया था, तो 11 जुलाई को ही आपको चेक दे दिया था। 11 जुलाई को आपने बोला था कि मुझे फोकस में एडमिशन लेने हैं, तो पापा ने आपको 11 जुलाई को ही चेक दे दिया और आप 10 दिन नरीमन पॉइंट पे घूमे और 21 तारीख को आप एडमिशन लेने पहुंच गए। ये चेक फोकस एक्सेप्ट करेगी क्या? यस सर। यस सर, एक्सेप्ट करेगी। करेगी? हाँ सर। अरे क्यों करेगी भाई? तो वैलिडिटी रहता है 3 मंथ्स का। 90 डेज का होता है सर। अच्छा ऐसा है क्या? दिस चेक is treated as
ADC, इस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है एंटी डेटेड चेक, ANTE, एंटी डेटेड चेक। क्या होता है एंटी डेटेड चेक? तो एंटी डेटेड चेक होता है कि आज की तारीख का से पहले का इशू किया हुआ चेक। आज अगर 21 है और उस चेक पे अगर 20 तारीख लिखा हुआ है तो इस चेक को हम एडीसी चेक कहेंगे। लेकिन इस चेक की वैलिडिटी होकर 21 तारीख से 90 दिन लगा के चलेगा या 11 तारीख से 90 दिन लगा के चलेगा? 11 दिन से। 11 से। यस, जो आपके इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखा हुआ है वहां से उस चेक की वैलिडिटी कंसीडर होती है, ना कि जिस दिन आपने चेक प्रेजेंट किया है उस दिन से 90 दिन चेक की वैलिडिटी होती है। तो ऐसे चेक को हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम कहते हैं एडीसी। क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. The date mentioned on the check is prior date that on representing of the date. आज की तारीख प्रेजेंटिंग डेट 21 है, लेकिन जो चेक पे इशू डेट है वो 11 है, तो उस चेक को हम एडीसी कहेंगे। सिर्फ एडीसी का मतलब इतना ही होता है कि एडीसी का जो तारीख आपके इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है तो चेक विल बी वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ द इशूइंग चेक। क्लियर एडीसी? हाँ, Yes, sir. एडीसी समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप फोकस में एडमिशन लेने गए, उन्होंने बोला कि मेरी जो फी है वो नेक्स्ट वीक से बढ़ने वाली है ना? उन्होंने बोला कि 20 तारीख, अभी 21 है ना, उन्होंने बोला 1 अगस्त से मेरी फी बढ़ जाएगी। आपने बोला कि मेरे पापा की जो सैलरी है वो 30 तारीख को आती है, तो मैं आपको चेक तो दे रही हूँ, लेकिन आप प्लीज इसको 30 तारीख के बाद क्या कीजिए तो बैंक में जमा कीजिए। तो आपने एडमिशन आज ले लिया, लेकिन उस चेक पे जो डेट डाल दिया आपने वो फ्यूचर डेट डाल दिया है। एडमिशन आपने ले लिया आज, फोकस ने भी चेक एक्सेप्ट कर लिया, ये कहते हुए कि ठीक है एडमिशन हम दे रहे हैं, लेकिन आपकी इस चेक को हम प्रेजेंट 30 तारीख को बैंक में करेंगे। तो इस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड पीडीसी। ये एडीसी का भाई है। पीडीसी स्टैंड फॉर पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। समझ में आया? Yes, sir. आया क्या? यस सर। ये चेक 30 तारीख लिखा हुआ है, लेकिन फोकस वाले जो अकाउंटेंट थे उन्होंने इस चेक को ड्रॉप करना भूल गया बैंक में, और वो क्या किया उन्होंने, तो 30 7, 30 8, 30 9, 30 10 उन्होंने बैंक में ये जो चेक है वो 30 10 को जमा किया। ये चेक क्लियर होगा क्या? होगा सर। आपने खुद बताया कि चेक की वैलिडिटी 90 डेज होती है। आई एक्सेप्ट, यस, द वैलिडिटी ऑफ चेक इज 90 डेज। लेकिन ये चेक 30 तारीख का इशू किया हुआ चेक 30 अक्टूबर को बैंक में जा रहा है, चेक एक्सेप्ट होगा क्या? यस सर। ये चेक एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चेक 1 दिन से पुराना हो चुका है, बाकी हो चुका है, और वैसी चेक जो अपनी 90 डेज की वैलिडिटी को खो देता है, उस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं इज कॉल्ड स्टेल चेक। कहते हैं ना स्टेल फूड हमें नहीं खाना है, मतलब बासी का जो खाना है वो हमें नहीं खाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बासी? बासी मीनिंग द वैलिडिटी एक्सपायर्ड। तो ये अगर 29 को भी, क्योंकि 90 डेज होता है ना, एक दिन तो आपका 31 का ही जाएगा बीच में, तो एक दिन से ये एक्सपायर हो गया है, और एक्सपायर्ड चेक को जिस नाम से हम जानते हैं उसको हम स्टेल चेक कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत? सर एक बार फिर रिपीट कीजिए ना। तो वो पीडीसी एक बार रिपीट करो ना। स्टाइल चेक। पीडीसी रिपीट करूं? चेक पे जो डेट मेंशन होगा वो फ्यूचर डेट का होगा। इतनी ही बात पीडीसी में आपको याद रखनी है। प्रेजेंटिंग डेट इज 21, आज प्रेजेंट कर रहे हैं तो आज प्रेजेंटिंग डेट 21 है, लेकिन चेक पे जो मेंशन डेट है वो फ्यूचर का है। तो जैसे ही चेक पे 22 तारीख अंकित किया हुआ होता आपने, तो पीडीसी होता, पोस्ट डेटेड चेक होता। पीडीसी के नाम में लिखा हुआ है पोस्ट डेटेड। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आगे दिन, आगे आने वाले दिन। तो आज की दिन को छोड़ के आगे कल का, परसों का, 10 दिन बाद का, 3 महीने बाद का हमने अगर चेक डाल दिया है तो पीडीसी कहलाएगा।
अभी कितने मेरे से क्वेश्चन पूछिए, 10 क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल बेहिचक पूछिए। सर स्पेल चेक फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, स्पेल चेक मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि चेक कितने दिन तक वैलिड रहता है। 90 डेज। बस हो गया। अगर 90 डेज उसने खो दिया है और 91st डे आपने बैंक में प्रेजेंट किया है तो आपको वो चेक वापस आ जाएगा और ये कहते हुए आपको मैसेज आएगा योर इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिसऑनर्ड। द रीजन, आप जब उसमें रिटर्न मेमो लेंगी, रिटर्न मेमो में आपको जिस पर टिक मार करके लिखा रहेगा कि बाउंस हो गया या पैसे नहीं है या फिर सिग्नेचर डिफर है या अमाउंट एंड वर्ड मिसमैच है, वहां पे आपको स्टेल में टिक मार करके मिला रहेगा। स्टेल का मतलब क्या हो गया? स्टेल का मतलब हो गया कि चेक अपनी वैलिडिटी खो चुका है। चेक अपनी वैलिडिटी खो चुका है, इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग 90 डेज पीरियड उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया है। आपने उस 90 डेज के बाद चेक को प्रेजेंट किया है, वैसा चेक बाकी हो गया और बाकी चेक को हम स्टेल के नाम जानते हैं। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। एडीसी का फुल फॉर्म क्या है? और लिखने की बात मैं करता हूँ, डोंट वरी, लिखाऊंगा मैं। बातें समझ में आ रही है क्या वो पहले बताओ। यस सर। यहाँ से कोई दिक्कत? सर लास्ट वाला फिर से समझाए ना। लास्ट वाला पूछिए, क्या नहीं समझ में आया तो समझाता हूँ मैं। सर स्टार्टिंग से समझाओ। हाँ, लास्ट वाला पूरा समझाओ, मतलब नहीं सुनाया जाता इतना लास्ट क्लियरली। वाला कौन सा? टेल चेक वाला। हाँ, लास्ट टेल चेक है ना वो। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट वाला कौन सा? वही सर। कन्वर्सेशन में आपने ये समझ में आया होगा ना कि लास्ट वाला क्या चल रहा है हमारा। क्या था लास्ट वाला? टेल चेक वाला सर। हाँ, स्टेल का मतलब चेक की वैलिडिटी 90 डेज है ना। हाँ सर। तो फोकस अगर 30/7 का इशू किया हुआ चेक 29/10 तक बैंक में प्रेजेंट करता, 30/7 से लेके 29/10 ये 90 डेज होते हैं, तब तक अगर ये प्रेजेंट किया होता तो ये 5,000 रुपए फोकस के अकाउंट में आते। लेकिन 90 डेज के बाद उनके अकाउंटेंट ने 91st डे या फिर 95th डे में प्रेजेंट किया, तो जब अपनी वैलिडिटी को कोई चेक खो देता है तो उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो स्टेल चेक। If the check lost their validity period of 90 days, called stale check. समझ में आया? रिपीट करो ना। एडीसी रिपीट करो। एडीसी रिपीट करूं क्या? हाँ सर। पहले मुझे पीडीसी बताओ क्या होता है। पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक। नहीं होता क्या है वो मुझे समझाओ। मुझे वो समझ में नहीं आया पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। मुझे पीडीसी में होता क्या होता? मतलब किसी को मतलब आज 27 है एंड चेक का डेट नेक्स्ट मतलब कुछ दिनों के बाद देगा, तभी वो चेक क्लियर होगा। अगर आज 21 तारीख है और चेक पे अगर 22 तारीख लिखा हुआ होगा तो वो पीडीसी होगा, लेकिन चेक पे अगर 20 तारीख लिखा होगा तो एडीसी होगा। इतनी बात है। अगर पुराना डेट लिखा हुआ है तो एडीसी, अगर फ्यूचर डेट लिखा हुआ है तो पीडीसी, अगर आज का डेट लिखा हुआ है तो फिर नॉर्मल वो ट्रीट किया जाएगा। प्रेजेंटिंग डेट पे ही वो इंस्ट्रूमेंट डेट है। अगर इंस्ट्रूमेंट डेट बैक डेटेड है, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या होना चाहिए? आज की डेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 21 जुलाई। लेकिन 21 जुलाई नहीं रहते हुए अगर बैक डेटेड लिखा हुआ है, इशू पहले कर दिया गया है, तो अगर बैक डेटेड है तो एडीसी, अगर फ्यूचर डेटेड है तो पीडीसी। बस दोनों उल्टा है, अपने आप में वाइस वर्सा है। ओके सर। नहीं समझ में आया? समझा सर। सर एडीसी का फुल फॉर्म क्या बताया? एंटी, ANTI, एंटी डेटेड चेक। पीडीसी फ्यूचर डेटेड चेक। ठीक है, अब इतनी बात को हम लिखेंगे, फटाफट लिखें। पहली बात ओपन चेक।
लिखिए पहला बात ओपन चेक, लिखें ओपन चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, फटाफट लिखिए ओपन चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ओपन चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक। यहां पे कन्वर्ट हो रहा है लेकिन कैश में हो रहा है। ओपन चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें which can be converted through either bearer or order, which can be converted through either bearer or order, which can be converted through either bearer or order। अभी जहां पे आपने ओपन चेक लिखा है वहां पे उससे बाइफरकेट करें, लेफ्ट और राइट ऐसा लिखें, उसको दो पार्ट में डिवाइड करें। इधर लिखें बियरर BEARER और यहां पर लिखें ORDER, बियरर चेक ऑर्डर चेक। ओपन चेक में क्या लिखा? ओपन चेक कैन बी कन्वर्टेड टू कैश ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक व्हिच कैन बी कन्वर्टेड थ्रू ईदर बियरर और ऑर्डर। नाउ डिवाइड दिस ओपन इनटू टू पार्ट्स, left hand side must be bearer, right hand side must be an order। नेक्स्ट पॉइंट लिखें bearer check में लिखें whosoever is holding the instrument, whosoever is holding the instrument, whosoever is holding the instrument treated as, whosoever is holding the instrument treated as holder in due course, whosoever is holding the instrument treated as holder in due course। एंड होल्डर क्या बोला था? होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब एक्चुअल ओनर कहलाएगा वो, होल्डर इन ड्यू कोर्स। एंड कैन रिसीव मनी विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, and can receive money without any identification details। राम कुमार का नाम था, राम कुमार नहीं गए, कुणाल सिंह चले गए, तो बैंक वाले कुणाल सिंह का आईडी प्रूफ चेक करके ये नहीं बोल सकते हैं कि साहब आप तो राम कुमार नहीं है। क्यों? क्योंकि बियरर चेक ये बोलता है कि भाई जो भी लेके आया है थमा दो उसको पैसे, काम से खत्म हो गया। Whosoever is holding, कोई भी उसको लेके जा रहा है, he is the actual owner, he is holder in due course and can receive money without showing any identification details। नेक्स्ट लिखे ऑर्डर में। तो होल्डिंग के बाद आपने क्या वर्ड बोला समझा नहीं? होल्डर in DUE ड्यू कोर्स, कोर्स ऑफ एक्शन लिखते हैं ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये फिनेंशियल टर्म है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब कि वो एक्चुअल ओनर है अभी के समय उस चेक के लिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और आपने अगर उसको पेमेंट किया है तो आप भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कर रही हैं, मतलब आप भी एक लीगल दायरे में ही पेमेंट कर रही हो। तो आपके द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, और जो आदमी आपके सामने खड़ा है तो वो इंस्ट्रूमेंट लेके वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो ये फिनेंशियल वर्ड है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही फिनेंशियल टर्म्स आपसे लिखे रहते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ द चेक इज ओपन चेक, है ना। तो क्या मतलब होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का? तो साहब मैं अगर बियर चेक लेके खड़ा हूं तो मैं ही होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, लेकिन अगर ऑर्डर चेक है और राम कुमार का नाम लिखा हुआ है और मैं लेके खड़ा हो गया तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हूं। लिखे ऑर्डर में पेमेंट विल बी इशूड, पेमेंट विल बी इशूड to the payee, payment will be issued to the payee whose name
payment will be issued on to pay whose name is mentioned, whose name is mentioned, slash, whose name is mentioned, slash. ये क्या लिखा मैंने? Endorse. Whose name is mentioned, slash, endorse. बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है. Whose name is mentioned, slash, endorse by क्या लिखूं? पे लिखूं, ड्रॉ लिखूं या ड्रॉ लिखूं? ड्रॉवर Name is mentioned, slash, endorse by drawer. कौन लिखेगा ये नाम? तो ड्रॉवर लिखेगा ये नाम. ड्रॉवर कौन होता है? तो जो अकाउंट होल्डर होता है. आपका अगर चेक है तो आप उसके ड्रॉवर है. बैंक हमेशा ड्रॉ ही होगी और जिसको पैसा मिल रहा है, जो बेनिफिशियरी है, उसको हम पे कहते हैं. नेक्स्ट लिखें नोट, उसके नीचे लिखें नोट. नोट लिखें. नोट लिखें. Bearer can be converted into order. नोट में लिखें bearer can be converted into order. Bearer can be converted into order. Slash. उल्टा क्या लिखेंगे? Order can be converted into bearer. लिखें order can be converted into bearer. नोट में लिखें bearer can be converted into order. Slash. Order can be converted into bearer. Through a single cross. Through a single cross which must be visible. ऐसा नहीं कि ऐसा हल्का सा कर दिया दिख ही नहीं रहा है. Through apparent eye. एक सादी आंख से अगर दिख नहीं रहा है कि आपने क्रॉस किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है. Bearer can be converted into order. Order can be converted into bearer through a single cross on the word bearer slash order respectively. Through a single cross on bearer slash order respectively. अभी मुझे बताएं इस ओपन चेक को समझने में कोई दिक्कत? सर वो आपने क्या बोला? ऑन द विजिबल ऑन द, वो छोड़ दो, ज्यादा अंदर नहीं जाने का. आरबीआई का ग्रेड बी नाबार्ड ग्रेड ए हम नहीं दे रहे हैं, वो छोड़ देने का. इस ओपन को समझने में आपको कोई दिक्कत? नो सर. पक्का? बोलो. यस सर. यस सर. चलो लिखो. नेक्स्ट क्रॉस चेक. मैं लास्ट संडे, सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन मेरी ड्यूटी थी. आपके प्री के एग्जाम चल रहे थे ना, 3 दिन थी प्री की एग्जाम. तो उसमें मैंने एक लड़की को देखा, बिल्कुल मस्त. जब कुछ नहीं आता है ना तो सबसे अच्छा एग्जाम जाता है. बिल्कुल मतलब उसने अगर ड्राफ्ट पेज लिया है ना. इस बार अच्छी बात थी कि आप लोगों को एडमिट कार्ड खुद घर लेके वापस जाना था. इससे पहले तो एडमिट कार्ड आप वहीं पर सबमिट करना होता था. ओ मस्त. उसने एक भी रफ नहीं यूज किया. मैं उसको पर्टिकुलर देखता रहा वो कर क्या रहा है. बार बार मैं जाकर उसी के देखता था कि वो बंदा कर क्या रहा है. उसने बिना किसी रफ के मैथ रीजनिंग सबको धो डाला. संभवतः आप लोग ऐसा काम ना करें. थोड़े से पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना. तो थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा मेहनत करें. देखिए मेहनत कीजिएगा, इच्छा के साथ कीजिएगा कि आपको नौकरी लेनी ही है तो सफलता जरूर मिलेगी. लेकिन वो इच्छा जो है ना, अंदर से इंटरेस्ट आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इंटरेस्ट है तो सफलता एक दिन आपके पास होगी. अगर इंटरेस्ट नहीं है कि ठीक है चलो यार क्लास चल रहा है बैठ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो मुंबई में तो 15-20-25 हजार के जॉब ऐसे ही मिल जाते हैं. तो फिर ये सिलसिला जो है हमेशा चलता रहेगा. और फिर अगर ऐसा पेंडेमिक जैसा सिचुएशन आ गया तो फिर समझ सकते हैं कि कैसी कंडीशन हो जाती है. नेक्स्ट लिखें क्रॉस चेक. क्रॉस चेक.
सामने लिखा आधार है, बैंक का नोटिफिकेशन आया है ना? मैंने तो नहीं देखा है। अगर 1-2 दिनों में आया होगा तो संभवतः मैं थोड़ा सा ऑडिट में बिजी था, इसका तो नहीं देख पाया। अगर आया होगा तो एक बार मैं देखूंगा जरूर। संडे की क्लास में आप लोगों को क्लियर करूंगा कि नाबार्ड की नोटिफिकेशन आई है, लेकिन अभी तक मेरे सामने की नजर से नहीं गया है, इस कारण से यहाँ पर कुछ बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा आया होगा तो संडे क्लास में मैं अपडेट करता हूँ। कौन से पोस्ट के लिए आया है? ग्रेड ए, ग्रेड बी। अरे वाह, ग्रेड ए आ गया, तब तो फिर ग्रेड ए ऑफिसर बन गया, तो फिर हमारा भी कुछ उद्धार कर देना। लिखो, संडे को बताता हूँ क्या करना है ग्रेड ए बी के लिए। लिखो, क्रॉस चेक के सामने लिखे अकाउंट पेएबल चेक, अकाउंट पेएबल चेक, अकाउंट पेएबल चेक। सामने लिखे नोट, लिखे क्रॉस चेक में नोट लिखे। द मीनिंग ऑफ क्रॉस, the meaning of cross is cross का लिखे हैं, आपसे पूछा आता है which of the following is the right definition about the crossing of the instrument। तो वहां पे लिखा है the meaning of cross is an order given by paying ना, क्या लिखूं? और ड्रॉवर सर। Okay, good. An order given by drawer to drawee। लिखे हैं the meaning of cross means an order given by drawer to drawee, and the meaning of the instrument, the meaning of cross is and is the instruction given by drawer to drawee. Do not pay the cash, do not pay the cash in the hand of payee, do not pay the cash in the hand of payee, do not pay the cash in the hand of payee। नेक्स्ट लिखें स्पेशल क्रॉसिंग चेक, स्पेशल क्रॉसिंग चेक। द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, स्पेशल क्रॉसिंग चेक में लिखें द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड in the particular bank, the amount will be credited in the particular bank whose name, the amount will be credited in the particular bank whose name is mentioned between two parallel lines, whose name is mentioned between two parallel lines, between two parallel lines। नेक्स्ट लिखे एडीसी, वो मेक के बाद एडीसी सर, मेक के बाद क्या बताया आपने? एक बार फिर से बताओ ना, जब क्या बताया मैं नहीं समझा। वो मेक के बाद क्या बोला, वो रिपीट करो ना। whose name is mentioned, name whose name is mentioned between two पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन है ना, ये देखो, अगर हाँ यहाँ भी एक चीज देखो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट है और आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट पे ऐसा कर दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको हमेशा इसी आधार पे इसको टिक मार्क करना है पैरेलल लाइन, ऐसा नहीं कि ऐसा पैरेलल लाइन कर दिया, कुछ भी मीनिंग नहीं है इसका। बिटवीन टू पैरेलल लाइन। नेक्स्ट लिखे एडीसी, एडीसी का फुल फॉर्म लिखे एएनटीई, एंटी डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक। लिखे द इंस्ट्रूमेंट होल्ड, एंटी डेटेड चेक में लिखे द इंस्ट्रूमेंट होल्ड द डेट, instrument hold the date prior of presenting date, the instrument hold the date prior on presenting date। presenting date क्या है? presenting date आज की है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखा हुआ है वो
प्रायर है मतलब आज से पहले का है, तो आज से पहले का होगा तो एंटीडेटेड होगा। नेक्स्ट लिखे हैं पीडीसी। पीडीसी लिखे हैं द इंस्ट्रूमेंट होल्ड, द इंस्ट्रूमेंट होल्ड प्रायर लिखें या फ्यूचर लिखें? फ्यूचर। हाँ तो देखो द इंस्ट्रूमेंट होल्ड फ्यूचर डेट, द इंस्ट्रूमेंट होल्ड फ्यूचर डेट देन प्रेजेंटिंग डेट। फ्यूचर का डेट, प्रेजेंटिंग डेट आज की है लेकिन उस पर 30 तारीख लिखा हुआ, 25 तारीख लिखा हुआ है, 15 अगस्त लिखा हुआ है, या बिजनेस में डील किया तो 3 महीना का हमारा क्रेडिट पीरियड है, 3 महीने के बाद का हमने डेट लिखा है ना, तो वो सब क्या है? पीडीसी है। नेक्स्ट लिखे हैं स्टेल चेक। स्टेल लिखे हैं check which is valid for 90 days, the check which is valid for 90 days, check which is valid for 90 days, comma, check which is valid for 90 days, the instrument which lost their validity period, the instrument which lost their validity period, the instrument which lost their validity period of 90 days, the instrument which lost the validity period of 90 days called still check, called still check. कोई दिक्कत? डन? यस सर। यस सर। अभी मुझे बताओ कि जो एक बार मैंने समझाया अभी लिखाया, इसके बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन आपके पास है तो बिंदास मेरे से पूछिए। नहीं कोई कंफ्यूजन? क्या बात है, इतना इतना सुथरा साफ हो गया, ये तो कमाल हो गया। चलिए आज की क्लास को हम यही रखेंगे, संडे इसी क्लास को हम रिज्यूम करेंगे। आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेक, डिसऑनर चेक क्या होता है, सीटीएस चेक क्या है, बाउंसर चेक क्या है, म्यूचुअल चेक क्या है, लूज चेक क्या है, या फिर आपके बैंकर चेक क्या है, कैंसर चेक क्या है, हाई वैल्यू चेक क्या है, ये सब ऐसे ही इंपॉर्टेंट चेक है जिसमें से क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में ना आए, संभवतः बहुत रेयर ऐसा एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट क्लास संडे को हम मिलेंगे, टाइमिंग आपके ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगी। ओके हेलो सर। सर एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कब? मैडम थोड़ा जोर से बोलिए। सर बैंक का एग्जाम, हेलो सर आवाज आई? सर बैंक का एग्जाम हमने दिया तो रिजल्ट कब आएगा? 2 महीने के बाद? देखो अगर मैं चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक साहब रहता तो फिर मैं कल ही रिजल्ट, एचआरडी की बात कब रिजल्ट आएगी ये कहना थोड़ा टफ है। एसबीआई के बारे में पूछ रहे हो ना? सर नहीं, ये वाला एग्जाम नहीं, आरबीआई का था ना उसके पहले। हाँ तो उसका रिजल्ट पूछ रही हूँ। देखो ऐसा कहना टफ है, जनरली 45 डेज के अंदर रिजल्ट आता है, फिर भी यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन या फिर डेट बनाना सही नहीं है। 45 डेज के अंदर वो रिजल्ट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके गुड बाय। बाय सर। बाय सर।